नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी। मैं आप लोगों का एक बार फिर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 38। और इस 30 वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल ड्रेनेज। इससे पहले मैं 4-5 लेक्चर से आपको इरिगेशन के बारे में ही पढ़ाता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ। तो हम एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन है, उसको आराम से पूरा हम समझ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने आप लोगों को डिटेल में कवर करवा दिया है। अब जब हम इरिगेशन करते हैं तो एक चीज होती है फसलों में, कि फसलों में जितना पानी देना होता है, अगर उससे ज्यादा पानी अगर फसलों में चला जाए तो हमारी फसलें खराब होने लगती हैं। यहाँ इसी तरीकों को पढ़ेंगे कि अगर हमारे खेत में फसलों में पानी ज्यादा चला जा रहा है, हमारी फसलों में ज्यादा पानी किसी स्थिति में पहुंच जा रहा है बरसात की वजह से या बाढ़ की वजह से, तो उसको हम किस तरीके से अपने खेत से निकालें या अपनी फसलों को किस तरीके से बचाएं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि आप लोग अगर मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। और कोर्स में आपको खरीदने के बाद आपको किस कोर्स मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कोर्स में क्या-क्या व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली हैं, किस तरीके से नोट्स मिलेगा, इस तरीके की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। इस कोर्स में यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे और साथ में आपको बायलिंगुअल नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? एग्रीकल्चरल ड्रेनेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कृषि जल निकासी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तरीके से बड़ी सी नाली बनी है, और ये जो खेत है, इस खेत से इसका जो लेवल देखा जाए तो इस खेत के लेवल से काफी ज्यादा नीचे होती है। ये काफी ज्यादा गहरी होती है, और यहाँ का जो पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ये इसी में बह के चला आता है। बरसात में जब पानी यहाँ खेत में ज्यादा होता है तो इसको कटा देते हैं, मेड़ को काट देते हैं, और यहाँ से पानी बह के इसमें आता है, फिर यहाँ से खेत के बाहर निकल जाता है। इसी को हम सीधे सीधे ड्रेनेज बोलते हैं। सबसे सिंपल अगर भाषा में बोला जाए तो इसी को ड्रेनेज कहा जाता है। यानी कि हमारे खेत में से जो अतिरिक्त पानी होता है उसके निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि जल निकासी। कृषि में जल निकासी का अर्थ खेत के अतिरिक्त पानी को हटाना, ताकि मिट्टी में लवण का अनुकूल संतुलन बना रहे और फसल की वृद्धि और विकास के लिए जल स्तर इष्टतम रहे। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर हमारे खेत में वाटर लॉगिंग की कंडीशन बढ़ जाती है, और अगर ये वाटर लॉगिंग की कंडीशन रहती है बहुत लंबे समय, तो हमारी जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है? वो हमारी सॉइल जो होती है वो साल्टी हो जाती है। साल्टी बोले तो लवणीय सॉइल हो जाती है। फिर हमारा जो ऑक्सीजन है उसका लेवल घट जाता है। तो इसीलिए मिट्टी में इष्टतम जो वाटर लेवल है, यानी कि जितना ऑप्टिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है, उतना मेंटेन करने के लिए जो अधिक पानी हमारे खेत में गया है उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं। इसका सीधा सीधा जो एम की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम ग्रोथ प्रदान करना हमारी फसलों को, यही हमारा एकदम जो ड्रेनेज होता है इसका बिल्कुल मेन एम होता है कि हमारा जो पौधा है उसको मिट्टी से केवल उतना ही मॉइस्चर मिले जितने की उसको जरूरत है। वाटर लॉगिंग की कंडीशन जब हो जाती है तो फसल हमारी खराब होती है, और जब हम ड्रेनेज करते हैं तो इसी वाटर लॉगिंग से हम अपनी फसल बचाने की जो अतिरिक्त पानी हमारे खेत में आया तो हम निकालते हैं। वाटर लॉगिंग की अगर हम काजेज़ की बात करें कि जल भराव कौन-कौन से कारण से होता है, तो सबसे पहला तो होता है प्राकृतिक कारण, कुछ नेचुरल कॉजेज़ होता है, जैसे खराब से तो ऊँच है, ऊँचाई बिल्कुल नीचे है, तो उस तरीके से दिक्कत होगी तो पानी हमारे ही खेत में आएगा तो हम अपने खेत से पानी निकालने में मुश्किल होती है। इसके अलावा अगर नदियाँ उफान पे आ जाती हैं, जो बंधे हैं नदियों के, नहर के, वो जब कटते हैं, तो इससे भी हमारे यहाँ खेत में बाढ़ आती है। इसके साथ-साथ लगातार जो जलमग्न रहता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसान के जो खेत होते हैं वो नदियों के और तालाब के किनारे होता है। जब नदियों में उफान आता है तो वो खेत नदी के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके की वाटर लॉगिंग की कंडीशन आती है, इसको हम फ्लड भी बोल सकते हैं। तो ये जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, इसको किसान व्यक्तिगत रूप से अगर चाहे मैनेज करना तो ये मैनेज नहीं कर सकता। इसको करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट करती है कि अगर किसी ऐसी एरिया में ऐसे लंबे बार-बार आ रही है फ्लड की समस्या, किसानों उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नदी को
होती है बांध, जिससे कि जो पानी है वो ज़्यादा लंबिया में ना कर पाए और हमारी जो फसलें हैं वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा गवर्नमेंट की बात करें, जब हमारे पावर इरिगेशन नहीं होता है, हमारे किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, हमने सिंचाई करना है, हमारे खेत प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो हमारे खेत में ज़्यादा पानी जाएगा, कहीं कम पानी जाएगा, तो इस तरीके की वाटर लॉगिंग होती है। इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से इरिगेशन मैनेज करेंगे, समझ ओवरकम कर सकते हैं। अगला हमारा सीपेज, जिसको हम रिसाव मान लेते हैं कि नहर है, मान लो या नदी, अगर बगल में ये एक है और एक नहर में जो धीरे-धीरे करके खेत में और इस खेत में, इन दोनों खेत पानी आए, जिससे होता है कि यहाँ की होती है वो हो जाती है और मिट्टी में जो पानी है वो हमेशा रहता है, क्योंकि जो पानी है, ये जो पानी ये रिसाव पर आता है। तो इस चीज़ को भी हम मैनेज नहीं करते, नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि वो नहर हमारी तो है नहीं के अंदर हम कर सकें। तो लंबे लेवल ब्रॉड स्तर पे अगर हम तो इस गवर्नमेंट मैनेज करती है, वो कैसे गवर्नमेंट जो बाँध होता है, इसके बाँध को कर देती है। बोले तो सीमेंटेड जब बाँध बना देती है और नीचे और ऊपर चारों तरफ से इसके जो बाँध होते हैं, जब इसको सीमेंट से बना दिया जाता है, बिल्कुल पक्की नहर हो जाती है, तो ये पक्की नहर जो होती है, इससे सीपेज नहीं होता और जब सीपेज नहीं होगा तो हमारे अगल-बगल के जो खेत में सीपेज के द्वारा जो पानी जा रहा था, वो नहीं होगा, तो हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, जो हमारी नहर होती है, भारत की जो अधिकतर नहर है, कोई ऐसी नहर नहीं है जो चौबीसों घंटे और 365 दिन चलती रहती है, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि नहर चलती है, जब सीज़न होता है तो नहर चलती है, जब पानी का काम नहीं होता तो उस समय नहर नहीं चलती है। मतलब कभी नहर में पानी रहता है, कभी नहर में पानी नहीं रहता है। तो खेत में जब नहर में पानी नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में कई बार क्या हो जाता है कि उसमें ढेर सारे खरपतवार उग जाते हैं, ढेर सारे पेड़-पौधे, झाड़ियाँ उग जाती हैं। इसके अलावा जब हम नहर बना रहे होते हैं या नदी रहती है, तो उसके ऊपर कई बार बीच-बीच में रोड बन जाते हैं, पुल बन जाते हैं, रेलवे लाइन बिछ जाती है और इनकी वजह से जो नेचुरल फ्लो है नदी का, वो थोड़ा-सा अवरुद्ध होता है, पानी थोड़ा-सा रुक के बहता है। इस वजह से कई बार उफान आने की समस्या होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमको नहर में मिलता है, वो झाड़ी और जो तमाम प्रकार के घास और खरपतवार जो उग जाते हैं, उस वजह से होता है। बाकी रोड, ब्रिज और रेलवे ये लाइन है तो इसको से ये पानी के बहाव को कम से कम प्रभावित करे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करेगा। पानी के प्रभाव को कम से कम प्रभावित किए नदी में पानी आराम से बहता रहे, इस तरीके से यहाँ पर रोड और ब्रिज बनाया जाता है। तो ये भी चीज़ हमारी मैनेज करी जा सकती है। अगला है हमारा सिस्टम। अगर हमारे पास पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, हमने कभी ड्रेनेज के बारे में सोचा ही नहीं, अपने खेत में हमने फसल लगा दिया और अब हम सोच रहे हैं कि इसमें केवल सिंचाई ही करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि ज़्यादा बरसात हो गई। तो उस कंडीशन में हमने तो सोचा ही नहीं था कि अपने खेत से पानी निकालना भी पड़ सकता है ज़्यादा। तो अगर हमने ड्रेनेज चैनल ही नहीं बनाया है, तो हम खेत से पानी निकालेंगे कैसे? तो इस कंडीशन में भी जो हमारा फसल होती है, ये बर्बाद होती है। प्रेशर की बात करते हैं, कई बार हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा जो ऊपर पानी चढ़ाना होता है, तो ऊपर पानी चढ़ाने के लिए जैसे मान लेते हैं, हमारा यहाँ पर खेत है, खेत जस्ट अ सेकंड आप यहाँ पर देखो, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ खेत है और जो पानी की बोरिंग लगी है यहाँ पर, तो यहाँ से पानी अगर यहाँ चढ़ाना है इस तरीके से, तो हमको बहुत प्रेशर से और जब पानी बहुत प्रेशर से चढ़ाया जाता है, तो कुछ एरियाज़ में सीपेज या फिर लो लाइंग जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर पानी का फ्लो हो जाता है। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं और कई बार क्या होता है कि पाइपलाइन यहाँ से फट गई, तो अगर पाइपलाइन फट जाएगी तो पानी यहाँ गिरने लगेगा और बहुत प्रेशर से पानी गिरेगा। तो ये हमारे यहाँ इधर अगल-बगल वाले जो खेत होते हैं, इनको भर देता है, बिल्कुल पानी से जलमग्न कर देता है। इस तरीके की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है जब अंडरग्राउंड पाइपलाइन कहीं पर फट जाती है, तो इस तरीके से वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है। तो ये हमारे तमाम प्रकार के वाटर लॉगिंग की कंडीशन के कारण है। इनकी वजह से जलभराव हमारे खेतों में होता है। कुछ को हम व्यक्तिगत तौर पे मैनेज कर सकते हैं, कुछ को लंबे स्केल पर गवर्नमेंट के इंटरप्शन के बाद गवर्नमेंट इसके अंदर जब दखल-अंदाज़ी करती है और गवर्नमेंट अपने स्तर पर इसको मैनेज करने का प्रयास करती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पुअर ड्रेनेज। जब हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, अच्छा ड्रेनेज नहीं रहेगा,
तो उससे नुकसान क्या-क्या होते हैं? एक तो रूट की ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि रूट की ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर तरीके से रूट को एयर चाहिए। मैंने आप लोगों को सॉइल साइंस में पढ़ाया है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, उसमें आपको बताया था कि मिट्टी के अंदर 25% पानी, 25% हवा और 25% पानी, 25% हवा और इसके अलावा 5% इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर 45% क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। इस तरीके से 100% बना होता है। लेकिन जब खेत में ये 25% जो पानी है, जब ये भाग के 50% हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हवा है, ये हवा जो 25% थी, ये 0% हो जाता है। तो खेत के अंदर केवल और केवल पानी रह जाता है। तो जो मिट्टी को हवा नहीं मिलेगी, बोली तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मिट्टी की ग्रोथ सॉरी रूट की जो ग्रोथ होती है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी और रूट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो हमारी फसल खराब होगी। इसके अलावा साल्ट की बात करते हैं, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो साल्ट का एक्युमुलेशन होने लगता है शैलो वाटर टेबल की वजह से। जब ज़्यादा जल भराव होता है तो मिट्टी के नीचे जो वाटर टेबल होता है, वो वाटर टेबल धीरे-धीरे ऊपर आने लगता है, जिसको मिला मृदा जल संस्तर बोलते हैं। वो धीरे-धीरे हमारा ऊपर आने लगता है, जल स्तर जिसको कहते हैं। अब ये जल स्तर जब ऊपर आता जाएगा, तो साथ में पानी के साथ जो लमड़ घुल के ज़मीन के नीचे जा रहे थे, वो भी उसी वाटर टेबल के साथ-साथ धीरे-धीरे ऊपर आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी जो मिट्टी होती है वो साल्टी हो जाती है। बोले तो लवणीय मिट्टी हो जाती है। अगला है मिट्टी की ताकत। जैसे-जैसे मिट्टी हमारी गीली होती जाती है, वैसे-वैसे मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो धीरे-धीरे घटता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी सूखी मिट्टी होती है, उसमें ढेले होते हैं। उसको अगर आपको तोड़ना हो तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन अगर उसको मिट्टी में पानी भरा हो, तो उसको आप हाथ में उठाओगे तो वैसे जैसे जैसे लपसी जैसा गिर जाता है, जैसे जलेबी बनाने के लिए जो मैदे को बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके की मिट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है और मिट्टी आराम से उसके जो पार्टिकल्स हैं अलग-अलग होने लगती हैं। और इस कंडीशन में अगर हम फसल ग्रो कर रहे होंगे, तो क्योंकि हमारी मिट्टी टाइट नहीं है, तो अगर मिट्टी टाइट नहीं है तो जड़ इसको कायदे से मिट्टी को पकड़ नहीं पाएगी और जड़ अगर मिट्टी को पकड़ नहीं पाएगी तो जड़ अपने आप को भी रोक नहीं पाएगी, पौधा अपने आप गिर जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के टाइम पर अगर थोड़ी-सी तेज़ हवा चलती है, तो पौधे जो होते हैं, पेड़-पौधे वो ज़्यादा गिरते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी धीरे-धीरे लूज़ हो गई रही होती है और जब आँधी आती है तो क्या होता है, वो पौधे को गिरा देता है। ऑक्सीजन 1000 टाइम्स सर देन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की अपेक्षा जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, अगर उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में 10,000 गुना वाटर डिफ्यूजन कम हो जाता है। बोले तो सीधे-सीधे इसे समझो कि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे-धीरे घटती जाती है और घट जाती है। रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 400 एमवी के आसपास होता है। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है अपने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि रेडॉक्स पोटेंशियल होता क्या है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कुछ केमिकल्स एक्युमुलेशन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन होने लगता है, मीथेन का एक्युमुलेशन होने लगता है। इसके साथ-साथ बाइकार्बोनेट ऑफ आयन जो होते हैं, इसका भी एक्युमुलेशन होने लगता है, कार्बोनेट आयन का एक्युमुलेशन होने लगता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्युमुलेशन होने लगता है। ये सभी चीज़ें इस तरीके के केमिकल्स होते हैं, जो अगर खेत में प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, खेत में पानी भरा जा रहा है, तो खेत में अगर पानी भरेगा, तो इस तरीके के तमाम जो केमिकल्स हैं, ये हमारी मिट्टी में एक्युमुलेट होने लगते हैं, बोले तो इनका जमाव होने लगता है। पीएच की बात करते हैं, तो पीएच जो होता है, धीरे-धीरे मिट्टी का पीएच घटने लगता है और घटते-घटते ये कहाँ चला जाता है, ये घटते-घटते धीरे-धीरे लवणीय और हमारी अम्लीय सॉइल की तरफ बढ़ता जाता है। आगे है माइक्रोब्स। जब हम मिट्टी की बात कर रहे होते हैं और मिट्टी में माइक्रोब जो होता है, एनारोबिक माइक्रोब्स एक्सिस्ट विथ लो एनर्जी लेवल। यहाँ पर जो एक तो एरोबिक जो माइक्रोब्स हैं, जो हवा के संपर्क में रहते हैं, जैसे 2 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो अवायवीय होते हैं जिसको एनारोबिक बोलते हैं और एक वायवीय होते हैं, जिनको एरोबिक बोलते हैं। एरोबिक ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और एनारोबिक वो होते हैं जो पानी के अंदर भी वो क्या कर लेते हैं, पानी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड अपना अब उसकी व्यवस्था कि एरोबिक जो हैं, ये तो पाए ही
लेकिन जो एनारोबिक में रहते हैं और बहुत ही रहते हैं, बोले तो ये ज़्यादा काम नहीं करते। अपना काम का मतलब, तो मिट्टी के अंदर कुछ चीज़ों को कम करना है, कुछ चीज़ों को अच्छा बनाना है, मिट्टी के स्ट्रक्चर करना है, वो सभी चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं। सीधे-सीधे ऐसे सोए पड़े रहेंगे, लो एनर्जी के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म रहते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट। जब धीरे-धीरे पानी ज़्यादा बढ़ जाता है मिट्टी के अंदर, फिर क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, और जब साल्ट का कंसंट्रेशन, तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, अगर हमारी मिट्टी के अंदर ज़्यादा साल्ट होगा, तो मिट्टी के अंदर ज़्यादा साल्ट होने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाती, यानी चाहेगा कि न्यूट्रिएंट को एब्ज़ॉर्ब करे, तो न्यूट्रिएंट नहीं एब्ज़ॉर्ब होगा और नमक एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे मीथेन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। ये सभी वो केमिकल्स होते हैं, जो इस तरीके की गैसें होती हैं, हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। जैसे मीथेन जो होता है, या कार्बन होता है, इसकी वजह से की बीमारियाँ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धान के अंदर अकोची नाम की एक, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, जहाँ पर जलभराव की स्थिति होती है, ये समस्या पाई जाती है। जो ये तमाम प्रकार के जो ये केमिकल्स हैं, जब इनका एक्युमुलेशन होता है, तो हमारी हैं वो खराब होने, इसके अलावा हम बात करें तो हमारा तीसरा है यील्ड। और तरीके से रूट नहीं होगी तो क्रॉप नहीं होगी, और क्रॉप की तो तमाम डिसऑर्डर होंगे, और अंत में जो यील्ड होता है वो घट जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है, कंपेयर द नाइट्रोजन ऑफ लेग्यूम बाय इन्फेक्टिंग द रेडिएशन। जब पानी भरा होता है, तो प्रॉपर तरीके से जो हमारी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में प्रॉपर तरीके से नोडुलेशन नहीं होने पाता। का सीधा-सीधा मतलब है कि इसमें जो राइजोबियम होता है, वो प्रॉपर से गाँठ नहीं बना पाता। तो प्रॉपर से गाँठ नहीं बना पाएगा राइजोबियम, उनका स्थिरीकरण नहीं होगा, और अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा, तो सीधा हमारी फसल जो है वो होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो दलहनी पौधे हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, इनको अभी कंडीशन नहीं देनी चाहिए। इनके अंदर वाटर हो गई, तो ये हमारी फसल खराब कर देंगे, तो वाटर लॉगिंग की फसलों में नहीं होगी। टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, तो जैसे मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमको देखने को जो ये मैग्नीस जैसे मिलती है। अगला है हमारा ड्रेनेज कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें, तो इसको कहा जाता है जल निकासी गुणांक। जल निकासी क्या होता है? जल निकासी गुणांक की डेफिनिशन की बात करें, फाइंड एज द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर ड्रेन इन 20 फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया। ध्यान से समझते हैं। ने बोल दिया कि खेत है, एक खेत है, उस हेक्टेयर खेत में जो पानी है वो इतना है। कितना है? इकाई, दहाई से 1000, 10,000, लाख बता देंगे तो 1 लाख। 1 क्या है? 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर लीटर का मतलब होता है 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, कि 1 हेक्टेयर खेत में 1 सेंटीमीटर पानी है, तो वो कितना होता है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर का एक मतलब होता है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 1 लाख लीटर। कितना? 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर पानी अगर घंटे में किसी एक खेत में से बाहर निकल के जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो ड्रेनेज कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1.157 लीटर पर सेंटीमीटर, एलपीएस कहते हैं। कितने लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी हमारे खेत से निकल रहा है, तभी जाके हमारा इतना पानी निकल के जाएगा। ठीक, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। ड्रेनेज कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि हमारा जो खेत है, उस खेत में से 24 घंटे के अंदर कितना पानी निकल जा रहा है। या दूसरे तरीके से समझो कि हमारे खेत में जो नाली है, उस नाली की कितनी कैपेसिटी है कि उससे पानी बह के जाए। जैसे कोई भी जो नाली होती है, तो अगर छोटी नाली है,
तो उससे जो पानी बह के जाएगा वो कम जाएगा। लेकिन अगर नाली चौड़ी है और गहरी है तो ज़्यादा पानी बहा के अपने साथ लेके जाएगा। तो ड्रेनेज कोएफिशिएंट में हम ये इस वजह से इसको पढ़ते हैं, जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमारा जो एक एरिया है, उस एरिया में कितना बरसात होता है और हमको कितना पानी निकालने की ज़रूरत है और वो पानी कितने देर में हम निकाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हम जोड़-घटा के निकालते हैं। जैसे मान लो कि हमारा जो मिट्टी है, वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था तो है, लेकिन हमने कोई एक ऐसी फसल ग्रो करी है जो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, 72 घंटे तक वाटर लॉगिंग की कंडीशन को सह सकता है। अब हमारा ड्रेनेज कोएफिशिएंट कम है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट कम है तो पानी जो 24 घंटे में निकल जाना चाहिए, हो सकता है वो 48 घंटे में निकले। पानी निकल नहीं पा रहा है, पता चला जो 72 घंटे में निकलना चाहिए, उसमें 100 घंटे लग जा रहे हैं। तो अगर 100 घंटे में पानी निकलेगा तो 72 घंटे में तो फसल ही खराब होने लग रही है। तो 100 घंटे में निकलेगा तो फसल हमारी खराब ही हो जाएगी, तो पानी निकले चाहे नहीं निकले तो हमारा नुकसान हो जाता है। इसी वजह से जब हम अपनी फसल लगाते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर कितनी बरसात हो सकती है 1 दिन में और उस पानी को निकालने के लिए कितने लंबी-चौड़ी नाली की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज कोएफिशिएंट। जैसे 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर हमारा खेत है, 1 हेक्टेयर बड़े खेत में अगर हमने 1 सेंटीमीटर पानी भर दिया, तो इसको लीटर में अगर नापेंगे तो 1 लाख लीटर पानी होता है। 1 लाख लीटर पानी अगर किसी खेत से 24 घंटे में निकल जाता है, अगर किसी खेत में से 1 हेक्टेयर का खेत है, उसमें से अगर 24 घंटे में 1 लाख लीटर पानी निकल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे 1.157 लीटर पर सेकंड इसका ड्रेनेज कोएफिशिएंट होता है। यूजेस की बात करते हैं तो ड्रेनेज कोएफिशिएंट जो होता है ये डिटरमाइन करने के लिए लगता है कि जो हमारा ड्रेनेज की जो साइज है, उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसकी जो गहराई है वो कितना रखा जाए। अब जैसे मान लेते हैं कि इतना है, अब इतने में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं हमको इतना नहीं चाहिए, हमको 2 चाहिए। 1 मीटर 1.1 लीटर पर सेकंड नहीं चाहिए, हमको ज़्यादा चाहिए, 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो अपने ड्रेनेज का हम क्या कर देंगे, जो हमारा ड्रेनेज चैनल है, या तो उसकी लंबाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई बढ़ा देंगे, यानी कि जो हमारा नाली है, उसको हम बड़ा कर देंगे और या फिर हम क्या करेंगे कि जो नाली है, उसको और गहरा कर देंगे। यही 2 तरीके से हम जो ड्रेनेज का कोएफिशिएंट है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। रेंज की बात करते हैं तो इसका जो रेंज होता है स्मॉल एरिया में जो ड्रेनेज कोएफिशिएंट होता है वो 0.6 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाता है कि अगर हम ज़्यादा चौड़ी सड़क रखें, ज़्यादा चौड़ा नाली रखेंगे तो हमारे खेत का ज़्यादातर भाग नाली में यूज़ हो जाएगा। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि खेत में पतली सी नाली बनाएँ और बहुत गहरी नाली बना दें। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ड्रेनेज कोएफिशिएंट हो जाए लगेगा और जब पानी बहुत तेज़ी से बहने लगेगा तो वो अपने साथ मिट्टी और न्यूट्रिएंट सब बहा के लेके जाएगा। तो एक तरीके से वो सॉइल इरोजन भी होने लगेगा। तो हमको सभी चीज़ों को क कायदे से कैलकुलेट करके चलना है कि अपने खेत में से हम केवल पानी ही निकालें। ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो खेत है, उसमें से पानी इतनी तेज़ी से बहने लगे कि हमारा खेत जो है वो धीरे-धीरे खेत की मिट्टी ही कट के जाने लगी, सॉइल इरोजन होने लगी। इसी वजह से ड्रेनेज कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर 0.6 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, इतने हेक्टेयर सेंटीमीटर अगर पानी हमारे खेत से निकल रहा है, तो ये ऑप्टिमम होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, इतना होना चाहिए। समझ गए? यानी कि 1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर का अगर हमारा खेत है, तो 24 घंटे में उसमें से 0.6 से लेके 2.5 सेंटीमीटर पानी कम होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर जो पानी होता है वो 1 लाख लीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर पानी 2 लाख लीटर यानी 2.5 लाख लीटर के आसपास पानी निकल जाए। कहाँ से? 60,000 से लेके 2.5 लाख लीटर पानी अगर एक खेत से निकल जा रहा है हमारे, तो उतना मोर देन इनफ होता है। अगर इससे तेज़ी से पानी निकलेगा तो वो अपने साथ पानी जो बहेगा वो अपने साथ जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट है उसको भी बहा के ले जाएगा और साथ में मिट्टी भी बहा ले जाएगा। तो हमारा धीरे-धीरे जो खेत है वो बड़ी सी छोटी सी नाली से बड़ी नाली से और बड़ी नाली और अंत में फिर वो नदी बन जाएगा। जैसे जो हमारे चंबल के बीहड़ हैं, वो इसी तरीके से बने हैं, वो सॉइल इरोजन की वजह से बने हैं। तो सॉइल इरोजन भी ना होने पाए, हमारे खेत से पानी भी निकल जाए, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रेनेज कोएफिशिएंट का। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है मेथड ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज के कौन-कौन से मेथड होते हैं? मेनली 2 ही तरीके के मेथड होते हैं। मैं उन दोनों को बता देता हूँ।
बाकी अभी मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देख लेना, थोड़ा समझ लेना। ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं मेथड ऑफ ड्रेनेज से, केवल 2 ही 3 मेथड हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोटा-मोटा अगर हम बात करें तो हमारा जो ड्रेनेज होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो हमारा होता है सरफेस ड्रेनेज और एक होता है सब सरफेस ड्रेनेज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर यहाँ पर एक नाली बनी है और इस नाली से पानी जो है वो बह के जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सरफेस ड्रेनेज। ये ऊपर वाला जो क्या है? ये है सरफेस ड्रेनेज। और ये नीचे वाला जो ये वाला ऑप्शन है, ये आपको क्या दिख रहा है? ये है सब सरफेस ड्रेनेज। ये क्या है? सब सरफेस ड्रेनेज। इसमें क्या होता है कि पानी हमारे खेत में जो ओवरफ्लो होता है तो बह के आएगा इस नाली में और इस नाली से बह के फिर खेत के बाहर चला जाएगा। लेकिन जब सब सरफेस ड्रेनेज होता है, इसमें क्या करते हैं कि सबसे नीचे तो अब ये मोटी वाली गिट्टी, मोरंग और इसके ऊपर फिर हम एक मिट्टी की बहुत पतली परत रखते हैं। जब हमको लगता है कि अपने खेत से पानी निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस पतली वाली परत को हटा देते हैं। तो जो इस खेत का पानी है, वो बह के आएगा इस नाली में और इस नाली में इस गिट्टी के माध्यम से और नीचे जो मोरंग की परत है, रेत जो होती है, उसकी परत से दोनों से छन के फिर ये खेत के बाहर जाती है। तो इससे एक फायदा ये होता है कि ड्रेनेज के साथ-साथ मिट्टी बह के नहीं जाती। मिट्टी हमारी सुरक्षित खेत में ही पड़ी रहती है। लेकिन इसका एक दिक्कत ही होता है। इसका दिक्कत ये होता है कि ये बहुत तेज़ी से ड्रेनेज नहीं कर सकता। इसका ड्रेनेज कोएफ़िशिएंट कम होता है। तो या तो हम इसको खेत की नाली को चौड़ा करें और या तो फिर हम ये वाला मेथड लगाएँ। तो इसी वजह से इस वाले मेथड को थोड़ा-सा कम यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, जो सरफेस मेथड होता है ड्रेनेज का, उसमें हमारा एक आता है फ्लैट एरिया वाला मेथड। फ्लैट एरिया मेथड में क्या होता है, हमारा ये पूरा सा खेत रहेगा और खेत में किसी एक तरफ को हम ढाल कर देंगे। तो खेत में से ऐसे पानी बह के आएगा और जहाँ ढाल होगा वहाँ इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से फिर पानी बह के निकल जाएगा। तो ये हम कब करते हैं, जब 2% से कम का स्लोप होता है। यानी कि हमारी मिट्टी का जो स्लोप है, वो 2% से जब कम का होता है, तब हम ये करते हैं। अब ये 2% का स्लोप कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में भी। इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने कई बार इसको बताया है। तो 2% का अगर स्लोप है या 2% से कम का स्लोप है, तो फ्लैट एरिया वाला मेथड लगाते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई ड्रेनेज चैनल खेत के अंदर नहीं बनाया जाता है। खेत में जो मेड़ होता है, वो मेड़ रहता है और इसके बाद जो पानी होता है वो खेत में एक तरफ आके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि 2% का स्लोप तो वही है। तो एक जगह इकट्ठा होगा, फिर यहाँ से वो निकल जाएगा, अपने खेत में बह के चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट एरिया वाला। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारा रैंडम सिस्टम आता है। रैंडम सिस्टम जो होता है वो इर्रेगुलर टोपोग्राफी में यूज़ होता है। जैसे हमारा ज़मीन है, तो कहीं ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, यानी कि कहीं ऊँचा है, कहीं नीचा है। तो उस हिसाब से वहाँ की ऊँचाई और निचाई देखेंगे कि यहाँ पर कैसे ड्रेनेज चैनल बनाया जाए। अगला है पैरेलल सिस्टम, फिर पैरेलल डिस्क सिस्टम है, उसके बाद बेंडिंग सिस्टम है। तो ये तमाम तरीके के हमारे सिस्टम हैं और ये सभी के सभी सिस्टम जो हमारे हैं, ये सभी सरफेस ड्रेनेज वाले सिस्टम होते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रेनेज सिस्टम और भी होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन सिस्टम। इंटरसेप्शन वाला जो सिस्टम होता है, इसमें हमारा ये खेत है। खेत में यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी वो गिट्टी और मोरंग वाला चीज़। यहीं से पानी आएगा इसके अंदर और यहाँ से पानी इसके बह के यहाँ से बह के इसके अंदर आएगा और नीचे ऐसे वाटर टैंक जैसा बना होता है और यहाँ से फिर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ का पानी इसमें से इसमें फिर ऐसे करके ये खेत के बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इंटरसेप्शन सिस्टम होता है। और अगला है हमारा ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम ऑफ जो ड्रेनेज होता है, इस तरीके का एक इरिगेशन का सिस्टम भी होता है। ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इसमें क्या होता है, इसी सिस्टम से हम इरिगेशन भी करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इरिगेशन चैनल का भी काम करता है जब हमको खेत में पानी देना होता है और यही हमारा ड्रेनेज का भी काम करता है। अगर हम इसको बनाएं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमने एक ये ड्रेनेज चैनल बना दिया, फिर इतने तरीके से हमने ऐसे कर दिया, यहाँ आके फिर हमने एक ड्रेनेज चैनल बना दिया, फिर ऐसे रहने दिया, फिर यहाँ पर एक ड्रेनेज चैनल बना दिया, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पर एक ड्रेनेज चैनल बना दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो चीज़ होती है, मिट्टी से ऊपर होती है। मतलब मिट्टी जो है, यानी हमारा जो
खेत की मिट्टी है वो थोड़ा सा ऊपर रहती है यहाँ पर, इसमें हम फसल को ग्रो करते हैं। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक पानी बह के इसमें आ जाएगा, ठीक, इस नाली में आ जाएगा, और इस नाली से पानी कहाँ होगा, खेत के बाहर जाएगा, और खेत के किनारे एक बड़ी नाली होगी, उस बड़ी नाली में पानी पहुंच जाएगा और वहां से निकल के खेत के बाहर चला जाएगा। तो ये जो मेथड होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। इस तरीके का इरिगेशन भी होता है। मैंने आप लोगों को जब गेहूं पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड ऑफ इरिगेशन हम गेहूं में करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बेड का डेप्थ होता है, बोले चौड़ाई है, वो कितनी होती है, 120 से लेके 150 सेंटीमीटर। कितना, 120 से लेके 150 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फैरो होता है, ये वाला, यानी कि जो गड्ढा है, इस गड्ढे में यहाँ तक की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये जो चौड़ाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी चौड़ाई कितनी होती है, ये इतनी चौड़ाई होती है हमारी 45 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई होती है ये इतना कितना होता है, ये होता है 15 सेंटीमीटर। समझ गए। तो 45 गुणे 15 की यहाँ पर रिज बनाई जाती, सॉरी फैरो बनाया जाता है 15-45 का। और इसके अलावा जो बेड होता है वो 120 से लेके 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी कि 1.25 मीटर से लेके 1.5 मीटर के आसपास तक इसमें तो कुछ नहीं रहता है। और इसके बाद एक ड्रेनेज से दूसरे ड्रेनेज के बीच में 120 से लेके 150 का इंटरवल दिया जाता है, इतने सेंटीमीटर का इंटरवल दिया जाता है। इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है ये ग्राउंड नट के खेत में हमारी बहुत करी जाती है, क्योंकि ग्राउंड नट की जो फसल होती है ये भी वाटर लॉगिंग कंडीशन को नहीं सह पाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे खेत में पानी ज्यादा होगा तो बह के इस नाली में आ जाएगा और इस नाली से खेत के बाहर चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। आगे हम बात करते हैं की फीचर की। तो इसमें जो टाइल साइज होता है, टाइल साइज मिनिमम रिकमेंडेड साइज जो टाइल का होना चाहिए वो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि जो हम पानी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं वो इतना होना चाहिए। टेक्निक की बात करते हैं तो सरफेस ड्रेनेज जो होता है जनरली कैरिड आउट लैंड शेपिंग, लैंड को शेप करके भूमि के आकार फिर हम उसमें तरह के तरीके से लगाते हैं। ऐसा नहीं, अगर हमारा खेत बहुत उबड़ खाबड़ है तो उसमें थोड़ा सा उसका लेआउट हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा उसमें ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे जिससे हम एक प्रॉपर तरीके का ड्रेनेज चैनल बना के खेत से पानी को निकाल ले जा पाए। तो इस तरीके से हमको बनाना पड़ता है। जैसे मान लो, आप ऐसे समझो कि हमारा जो खेत है, ये हमारा खेत है, बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा खेत ऊपर है। इस तरीके से हमारा मान लो खेत है, यहाँ पर दूसरे लोगों का खेत है और यहाँ पर, तो हमारे खेत में यहाँ से पानी निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से पानी निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गड्ढा है तो यहाँ पर तो पानी भर जाएगा ना। तो इसको भी निकालने के लिए हम बीच में क्या करेंगे, इतना तक हम मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बना देंगे जिससे कि वो लैंड शेपिंग हो जाए और यहाँ का जो पानी है ये भी निकल जाए। नहीं तो खेत में यहाँ तो हमेशा पानी ही भरा रहेगा, और क्योंकि हमारा खेत ऊपर है लेकिन तब भी यहाँ पानी भरा रहेगा अगर हम प्रॉपर तरीके से लैंड को शेप नहीं देते हैं। इसके अलावा फ्लो रेट की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी ऑफ द सॉइल जो होती है ये डिपेंड करती है कि हमारा ड्रेनेज कितना तेज होगा। इसके अलावा हमारा ड्रेनेज की जो गहराई है, ड्रेनेज की जो चौड़ाई है, और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी है। अगर स्पेसिंग ज्यादा होगी तो ड्रेनेज तेज हो कम होगा, यानी कि जैसे एक लाइन यहाँ पर है, पानी निकालने वाली दूसरी लाइन यहाँ पर है, तो इस तरीके से होगा तो पानी कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी बह के इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, मतलब धीरे धीरे पानी निकलेगा। इसके अलावा अगर हम ज्यादा लाइन लगा देते हैं तो पानी तेजी से बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी ऑफ द सॉइल अगर तेज है, यानी कि मिट्टी के पास जो पानी है वो बहुत तेजी से पानी बह के अगर हमारे ड्रेनेज चैनल में आ जा रहा है तो बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो ड्रेनेज चैनल है अगर ये बहुत ज्यादा गहरा है, गहराई ज्यादा है ड्रेनेज चैनल की, तो इससे भी पानी बहुत तेजी से बहता है। लेकिन आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि अगर ड्रेनेज बहुत तेजी से हो गया तो सॉइल इरोजन भी बढ़ जाएगा। तो आपको दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है कि आपके खेत से पानी इतनी भी तेज ना निकलने लगे कि पता चले कि सॉइल इरोजन होने लगा। अगला है हमारा सब सरफेस ड्रेनेज। तो सब सरफेस ड्रेनेज जो होता है इसमें हमारा टाइल ड्रेनेज जो होता है ये लेस देन 2% स्लोप में इसको काम में लिया जाता है। जब स्लोप बहुत कम होता है तभी इसको हम करते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, एक तो
ग्रिडरान सिस्टम होता है, जिसमें वन साइड होता है, केवल लेवल दिया जाता है और खेत से पानी निकलता है। इसके अलावा हम बात करें तो हेरिंग बोन सिस्टम होता है, फिर डबल मैन सिस्टम होता है, कट ऑफ और इंटरसेप्टर मेथड होता है। इस तरीके के हमारे तमाम सब सरफेस वाले ड्रेनेज आते हैं। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि सब सरफेस ड्रेनेज कैसा होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गड्ढा बना लेंगे, एक ड्रेनेज चैनल बना लेते हैं। उसमें हम क्या डाल देते हैं, बड़ी-बड़ी बजरी डाल देते हैं, जिसको गिट्टी बोलते हैं। और उस गिट्टी में पानी पहले आएगा, फिर यहाँ पर पतली जो मिट्टी के कण है वो तो रुक जाएँगे, लेकिन पानी जो है उससे छन के नीचे चला जाएगा और नीचे से फिर खेत से बह के बाहर चला जाता है। आगे हम बात करेंगे मोल ड्रेनेज की। जब हम ड्रेनेज की बात कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसी को हम बोलते हैं मोल ड्रेनेज। सब सरफेस सिस्टम में ये सबसे अच्छा होता है और ये क्ले सॉइल में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक मोल प्लाऊ आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मोल प्लाऊ होता है। ये बहुत गहरा सा क्या करता है, एक गहरी सी लाइन बना देता है और ये जो एक गहरा सा क्रैक बना देता है, इसी गहरे से क्रैक में पानी ऐसे आके भरता है। जैसे यहाँ का जो खेत में पानी भरा रहेगा, तो ये क्या होगा, इस खेत में पानी जो है ये बह के यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे पानी जाना ज़्यादा आसान होता है। जब यहाँ आएगा और यहाँ से पानी क्या होगा, धीरे-धीरे खेत से बाहर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि इसमें छेद वाली पाइप डाल देते हैं, उस पाइप में ढेर सारे छेद होते हैं, तो पानी यहाँ से होके इस छेद वाले पाइप में आता है और इस पाइप से फिर खेत के बाहर निकल जाता है, तो इसको हम मोल ड्रेनेज बोलते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज कैसे किया जाता है, आप लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा है? लगभग-लगभग वैसे ही होता है। क्या करेंगे इसमें, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा खेत है, इस तरीके का खेत है, यहाँ सबसे लो लैंड एरिया है, तो खेत का पानी बह के यहाँ तक आएगा। इस तरीके से खेत का पानी यहाँ तक बह के आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ऐसे कुआँ खोद देंगे, एक गहरा सा कुआँ रहेगा। इस कुएँ में हम गिट्टी और मोरंग भर के इसको पाट देते हैं, जिससे क्या होगा कि मिट्टी इसके अंदर ना जाए, केवल पानी जाए। तो क्या होता है, इधर का जो पानी आएगा इसमें से बह के और ये क्या चला जाएगा, ये नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो इसी को हम वर्टिकल ड्रेनेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रेन बाई वेल, यानी कि कुआँ के द्वारा ड्रेन किया जाता है। इसमें जो वेल्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं वाटर को थ्रू सीपेज, और कलेक्टेड वाटर पंप आउट करके फिर ये बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए? तो ये सिस्टम होता है वर्टिकल ड्रेनेज का। अगला है डीप ओपन ड्रेनेज। इसमें वाटर कलेक्टेड बाय सीपेज। इसमें क्या करते हैं कि मिट्टी में ऐसे समझो कि यहाँ पर नीचे अगर हमने कोई एक ऐसी परत बना दी एक तरीके की, और इसके नीचे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक टैंक बना दिया, तो पानी सीपेज के द्वारा नीचे आएगा और नीचे आके फिर यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमारा डीप ओपन ड्रेनेज होता है, जिसको सीपेज ड्रेनेज बोलते हैं। ये ज़्यादातर हमारे लॉन के अंदर किया जाता है और घर के आसपास में किया जाता है। ये हमारा खेतों में यूज होने वाला सिस्टम नहीं होता है। इसके अलावा हमारा होता है बरीड ड्रेनेज। इसमें जो टाइल्स होते हैं, फाइबर्स और प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, इनको बिछाया जाता है और इन्हीं की मदद से पानी जो होता है वो अंदर-अंदर ही खेत के बाहर या हमारे घरों के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको बरीड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो ये तमाम प्रकार के हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, इसमें किस तरीके की इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं। कुछ और भी अगर चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी अगर हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क हमसे ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी तैयारी आप करिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करिए। वहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। अलग से आपको कहीं से कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर अगर आपने एनरोल कर लिया और वहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितना पढ़ाता जा रहा हूँ, उसको रिवाइज़ करते रहो और साथ में अपनी नोट्स बनाते रहो और आराम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। जो बार-बार रटने वाली चीज़ें हैं, उसको मैं बार-बार कहता हूँ कि दोहराते रहो। इस तरीके से आप पढ़ोगे, तो 1 साल से 2 साल के अंदर आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं आता है आपको, तो 1 से डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। बस जितना बोलता जा रहा हूँ, उतना करते जाओ। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।